अभी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर धीरे धीरे भारत तक पहुंचने लगा है। एक तरफ होर्मुज को लेकर ऐसा फॉर्मूला सामने आया है जो पूरे मिडिल ईस्ट का खेल बदल सकता है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ऐसा रुख अपनाया है जिसे देखकर इजराइल भी चुप नहीं बैठा। उधर पर्शियन गल्फ में फंसे भारतीयों को लेकर चिंता बढ़ रही है और इसी बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई है जो बताती है कि बैंक में रखा आपका पैसा भी कितना सुरक्षित है। लेकिन इन सभी खबरों में सबसे बड़ी बात क्या है? इनका सीधा कनेक्शन भारत से है। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी अपडेट से। उससे पहले यकीन मानिए दोस्तों, आपका किया हुआ एक लाइक हमारी दिन रात की मेहनत को सफल बना देगा, तो कृपया दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। खैर, अब सबसे पहले बात करते हैं भारत के बैंकिंग सिस्टम की, क्योंकि जो आंकड़ा सामने आया है उसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सोचिए, बैंक में पैसे रखने वाले लोग ही बैंक को हजारों करोड़ रुपए पेनल्टी के नाम पर दे रहे हैं। अब हुआ क्या है वो समझिए। सिर्फ 2025 से 26 के वित्तीय वर्ष में देश भर के बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नाम पर लोगों से करीब 7,085 करोड़ रुपए वसूल लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें आसान भाषा में समझ लेते हैं। कई बैंक अपने ग्राहकों से कहते हैं कि अकाउंट में हर समय एक तय रकम बनी रहनी चाहिए। अगर बैलेंस उससे नीचे चला जाता है तो बैंक बिना पूछे पेनल्टी काट लेते हैं। बस इसी नियम के जरिए पूरे देश से 7,085 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। इस पूरी रकम में से करीब 4,948 करोड़ रुपए यानी लगभग 70% सिर्फ प्राइवेट बैंकों ने वसूले हैं। वहीं सरकारी बैंकों के हिस्से में करीब 2,137 करोड़ रुपए आए, जो लगभग 30% बैठते हैं। यानी साफ है कि इस नियम से सबसे ज्यादा कमाई प्राइवेट बैंक कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि पिछले कुछ सालों में कई सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लेना ही बंद कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर प्राइवेट बैंक आज भी यही नियम लागू किए हुए हैं। और अगर पिछले 3 साल का हिसाब जोड़ दें तो सिर्फ मिनिमम बैलेंस के नाम पर लोगों से करीब 19,000 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। यानी करीब $2 बिलियन सिर्फ पेनल्टी के तौर पर बैंकों के पास पहुंच गए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये पेनल्टी सबसे ज्यादा किससे वसूली जाती है? क्या उन लोगों से जिनके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास पहले से ही पैसे कम होते हैं, जो किसी महीने मजबूरी में अकाउंट में तय रकम नहीं रख पाते। यानी जिस आदमी की जेब पहले ही हल्की है, उसी के अकाउंट से बैंक सबसे पहले पेनल्टी काट लेते हैं। इसी वजह से कई लोग इस पूरे सिस्टम पर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इस तरह का नियम वाकई ग्राहकों के हित में है या फिर ये सिर्फ बैंकों की कमाई बढ़ाने का एक तरीका बन चुका है। हालांकि सरकार का कहना है कि सरकारी बैंकों के बेसिक सेविंग अकाउंट और प्रधानमंत्री जन धन योजना के करीब 72 करोड़ खातों पर इस तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। अगर किसी के अकाउंट में कुछ समय के लिए बैलेंस कम हो जाए तो क्या हजारों करोड़ रुपए पेनल्टी के नाम पर वसूलना सही है? आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में हुई उस बैठक की जहां भारत ने ऐसा रुख दिखाया जिसकी शायद बहुत कम लोगों को उम्मीद थी और जिसने इजराइल को भी चौंका दिया। दरअसल मामला मिडिल ईस्ट का था। चर्चा हो रही थी इलाके में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में पी हरीश ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस पूरे तनाव के बीच सबसे पहले आम नागरिकों की सुरक्षा, समुद्री रास्तों को खुला रखना और बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। भारत ने अपनी बात सिर्फ हॉर्मुज या ईरान तक सीमित नहीं रखी, बल्कि गाजा का मुद्दा भी उसी मजबूती से उठा दिया। भारत ने साफ कहा कि पूरी दुनिया का ध्यान इस समय हॉर्मुज और क्षेत्रीय तनाव पर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गाजा में चल रहे मानवीय संकट को नजरअंदाज कर दिया जाए। भारत का कहना था कि वहां लगातार आम लोगों की जान जा रही है, जरूरी ढांचा तबाह हो रहा है और हालात हर दिन और गंभीर होते जा रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गाजा के मुद्दे पर भी उतनी ही गंभीरता दिखानी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक दूसरी बात की हुई। पी हरीश अब तक अपनी बात अंग्रेजी में रख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाजा और फिलिस्तीन का जिक्र शुरू किया, उन्होंने अपनी भाषा बदलकर अरबी कर दी। यानी भारत ने अपना संदेश सीधे अरब देशों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाने की कोशिश की। इसे कई लोग एक मजबूत कूटनीतिक संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। भारत ने यह भी दोहराया कि वह फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए पहले भी प्रतिबद्ध था और आज भी है। भारत अब तक फिलिस्तीन के लिए करीब 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास सहायता दे चुका है। भारत का कहना है कि सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी लगातार काम होना चाहिए। इसी सोच के तहत भारत ने फिलिस्तीन में स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट सेंटर और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। इसके साथ ही भारत ने एक बार फिर अपना पुराना रुख दोहराया।
भारत आज भी टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है, यानी भारत चाहता है कि एक स्वतंत्र और मजबूत फिलिस्तीन भी हो और इजराइल भी सुरक्षित रहे, ताकि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के साथ शांति से रह सकें। भारत ने सिर्फ गाजा की बात करके ही अपनी बात खत्म नहीं की। एक और मुद्दा भारत ने काफी साफ तरीके से उठाया। भारत ने कहा कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, संयुक्त राष्ट्र के पीसकीपर्स और उसके दफ्तरों को किसी भी हाल में निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को बिना किसी रुकावट के अपना काम करने दिया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा का पूरा सम्मान होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर भविष्य में लेबनान से संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स कम होती है तो वहां की सेना को भी पूरा सहयोग मिलना चाहिए, ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो। यानी भारत का पूरा जोर एक ही बात पर था, इलाके में हालात और बिगड़ने नहीं चाहिए। वैसे अगर आप ध्यान दें तो भारत का ये रुख कोई नया नहीं है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत कई दशकों से लगभग इसी नीति पर चलता आया है, यानी एक तरफ इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों का भी समर्थन। लेकिन इस बार एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही। भारत का संदेश सिर्फ क्या था? इससे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि संदेश दिया कैसे गया। पी हरीश ने अपने बयान का एक बड़ा हिस्सा अरबी भाषा में दिया, यानी भारत ने अपनी बात सीधे अरब देशों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाने की कोशिश की। कूटनीति में ऐसी चीजें छोटी नहीं मानी जाती, क्योंकि कई बार शब्दों से ज्यादा असर भाषा छोड़ जाती है। इसके अलावा भारत ने यमन का भी जिक्र किया। भारत ने साफ कहा कि यमन की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए और किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी से बचना चाहिए। साथ ही भारत ने रेड सी में जहाजों पर हो रहे हमलों की भी आलोचना की। भारत का कहना है कि रेड सी सिर्फ एक इलाके का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार से जुड़ा समुद्री रास्ता है। इसलिए इसे सुरक्षित रखना पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? क्या भारत ने इस बार मिडिल ईस्ट को सही संदेश देने की कोशिश की है, या फिर इजराइल जैसे करीबी रक्षा साझेदार के बीच भारत को थोड़ा और संतुलित रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अब एक खबर उन भारतीयों की जो इस वक्त हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच फंसे हुए हैं, और सच कहूं इस वक्त उनकी सबसे बड़ी उम्मीद भारत सरकार ही है। सरकार ने पहली बार बताया है कि आखिर वहां हालात कितने गंभीर हैं। जानकारी के मुताबिक इस समय भारत के 6 कार्गो जहाज अभी भी पर्शियन गल्फ वाले इलाके में मौजूद हैं। इन जहाजों पर 125 भारतीय काम कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ विदेशी जहाज भी उसी इलाके में फंसे हुए हैं और उन पर भी 41 भारतीय मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर 166 भारतीय ऐसे हैं जो इस पूरे तनाव का सीधा असर झेल रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन्हें अकेला नहीं छोड़ा है। बताया गया है कि हर जहाज से लगातार संपर्क रखा जा रहा है, ताकि अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत आए तो तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। इसी काम के लिए ईरान और यूएई में मौजूद भारतीय दूतावासों को भी पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक है, हर भारतीय सुरक्षित रहे और सही सलामत वापस घर पहुंचे। दोस्तों, भारत सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।